हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 7th का इतिहास जो है यानी कि हिस्ट्री जो है उसके अध्याय 2 का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। चैप्टर मैं कुछ दिन पहले पढ़ा चुका हूं, तो क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक बार क्वेश्चन आंसर के पहले आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है। अगर मेरी वीडियो से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को क्लास 7th वाली जो हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, किताबों वाली एक्सप्लेनेशन वाली, उसमें जाके देख सकते हैं। कहीं और से पढ़ लिए हैं तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस ये रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन आंसर करने से पहले चैप्टर एक बार पढ़े जरूर रहें, जिससे आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊँगा वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरे अध्याय का नाम है राजा और उनके राज्य। पुरानी किताब होगी तो उसमें नए राजा और उनके राज्य नाम है, लेकिन नई किताब में उसका नाम का चैप्टर का नाम बदल दिया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग डेली बेसिस पे एनसीईआरटी के सभी विषयों की क्लासेस बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं और सभी क्लासेस की, तो आप लोग बिल्कुल फ्री है, इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके चैप्टर में आया हुआ छूटने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों के जो चैप्टर के बीच में प्रश्न पूछते हैं ना, वो करा दूंगा। उसके बाद थोड़ी सी आगे 5-6 मिनट के बाद आप लोगों को इसी वीडियो में आपके जो अभ्यास वाले क्वेश्चन हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि अभ्यास के क्वेश्चन और अभ्यास पाठगत प्रश्न जो है वो सारे यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपके विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए यहाँ पे क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? तो यहाँ पे आप बताइए कि उस दौर की बात हो रही है, पुराने जो दौर की, आज की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हमारे विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि बहुत से ऐसे शासक थे जो क्षत्रिय नहीं थे। भारत के कई गैर क्षत्रिय शासक हुए, जिनमें कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। इसके अतिरिक्त कई और भी शासक हुए जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उस दौर में भारत के अधिकांश शासक क्षत्रिय थे। तो ये नहीं जरूरी था कि आप क्षत्रिय होंगे तभी शासक बन सकते थे उस दौर में, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अधिकांश जो शासक थे उस टाइम पे वो क्षत्रिय थे। पहले क्वेश्चन का आंसर याद हो गया आप लोगों को? अगर याद हो जाएगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को वीडियो देखते देखते याद हो गया, क्योंकि मेरा पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि वीडियो देख के अगर आप लोगों को याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। दोबारा रिवीजन न करना पड़े आपको, एग्जाम के पहले एक बार करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वीडियो देखते देखते सारी चीज़ें आपको याद हो जा रही है ना तो बहुत अच्छी बात है। देखिए दूसरा प्रश्न है, अब प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न है? उस समय जो रूप था प्रशासन का वो आज के टाइम के प्रशासन से किस प्रकार से, किन मायनों में भिन्न है, वो आपको बताना है। तो मध्यकाल में भारत में राजतंत्र कायम था। अभी तो प्रजातंत्र है, आप सभी को पता है, भारत में लोकतंत्र है। उस टाइम पे लेकिन ऐसा नहीं था, आप किसी राजा के अधीन थे, तो वो क्या था, राजतंत्र था। मध्यकाल के समय में ख़ास तौर से आप देखेंगे मुग़ल काल या फिर उसके पहले के जो काल थे उसमें राजतंत्र कायम था। राजतंत्र में शासक वंशानुगत हुआ करते थे, यानी कि जो राजा होगा उसी का पुत्र राजा बनेगा, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा होता था। लेकिन आज की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं। मध्यकाल में जनता किसी भी राजा का ना तो चुनाव कर सकती थी और न ही उसे हटा सकती थी। यानी कि उस समय से अगर मध्यकाल और अभी की तुलना करेंगे तो उस समय राजतंत्र था, अभी लोकतंत्र है। ये आप इसको अंतर को आसानी से लिख सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा प्रश्न थोड़ा सा जूम आउट करूँगा। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, मानचित्र को देखें। आपको चैप्टर में आपको मानचित्र दिखा है, मानचित्र 1, जिसमें अलग अलग राज्यों के बारे में बताया गया कि कहाँ से कहाँ तक किसका राज था। मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। तो 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक कन्नौज भारत का राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। कन्नौज उत्तर भारत के मध्य में स्थित था, इसलिए गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने लंबे समय तक कन्नौज के लिए संघर्ष किया, जिससे इन शासकों का कन्नौज पर नियंत्रण कायम हो सके। क्योंकि
इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे। कौन कौन से? राष्ट्रकूट जो थे, पाल वंश थे और गुर्जर प्रतिहार, तीनों पक्ष थे। इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की थी। तो समझ गए मानचित्र एक में जो देख के ये बताया गया कि कन्नौज और गंगा घाटी के जो क्षेत्र थे उस पर नियंत्रण क्यों चाहते थे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था वो। चौथा क्वेश्चन है, प्राचीन व मध्यकाल के राजाओं द्वारा कई तरह के दावे किए जाते थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? तो इसको बताते हुए इसको क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, कई प्रशस्तियों में शासक कई तरह के दावे करते थे। जैसे मिसाल के तौर पर सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त ने अपने प्रशस्ति में वर्णन किया कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। इस तरह के दावे शासक अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित करने के लिए करते थे, यानी कि अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने आप को सम्मानित करने के लिए इस तरीके की वो जो क्या कहते हैं विचार थे, वो दावे हुआ करते थे, वो किया करते थे वो मध्यकाल के और प्राचीन जो राजा हुआ करते थे। पांचवा क्वेश्चन है, फिर से मानचित्र को आप देखिएगा, मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चहमानू ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। जो अब चौहान के नाम से जाने जाते हैं, उस समय यहाँ पे चहमान नाम से जाना जाता था उनको। तो चहमान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहा था। तो उस समय का जो भी चाहते थे, जो भी विस्तार करना चाहते, उसका मुख्य उद्देश्य यही था, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए वो अपना विस्तार करना चाहते थे। छठवां क्वेश्चन है, देखिएगा, क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता होगा? तो यहाँ पे देखेंगे, महिलाओं का सभाओं में भाग लेने का प्रमाण इतिहास के किसी साक्ष्य में नहीं मिला है, यानी कि महिलाएं सभाओं में भाग नहीं लेती थी। चोल प्रशासन के कुछ यहाँ पे समितियों में सदस्यों, यहाँ पे कहाँ पे, चोल प्रशासन में कि कुछ समितियों में कुछ ही यहाँ पे सदस्यों का चुनाव लॉटरी से किया जाता था। बाकी सदस्यों का चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। कुछ समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका सही है। सभी का लॉटरी से चुनाव होगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए जो चोल प्रशासन थे उसमें कुछ समितियों का जो चुनाव होता था वो लॉटरी से होता था, लेकिन ज़्यादातर का जो चुनाव होता था वो प्रशासनिक अधिकारी करते थे। अब यहाँ पे देखिए, अभ्यास प्रश्न आता है आपके जो पाठ्यगत प्रश्न थे वो खत्म हो गए। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है आपके, जो आपके चैप्टर के लास्ट में मिलेगा। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, मिलाना था, गुर्जर प्रतिहार है तो ये आपका मिला दीजिए गुजरात और राजस्थान से। राष्ट्रकूट है तो ये आप मिला दीजिए पश्चिम दक्कन से। पाल है तो ये बंगाल से मिला दीजिए आप, और चोल के सामने ही है तमिलनाडु। क्लियर? ये मिला के यहाँ पे मैंने बना भी दिया है, इसका आंसर यहाँ पे इस वाले में है। ये क्वेश्चन था आपका, ये आंसर था, ठीक है, ये आंसर है। आगे अगर बात करें दूसरा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो अभी आपको बताया गया, जब आपके पाठ्यगत प्रश्न को करा रहा था तो मैंने बताया वहाँ पे गुर्जर प्रतिहार थे, पाल थे और राष्ट्रकूट थे। तो यहाँ पे वही त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से पक्ष उसमें शामिल थे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल दल गुर्जर संबंधित शासकों, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश राजवंशों के साथ संघर्ष करते थे। कौन कौन थे शामिल इसमें? देखिए, गुर्जर प्रतिहार एक हो गए, राष्ट्रकूट दूसरे हो गए और पाल राजवंश तीसरे हो गए। तो 3 पक्ष थे, इसलिए इसको त्रिपक्षी कहा गया। जिन्होंने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि इस लंबे संघर्ष में 3 पक्ष थे, इतिहासकारों ने अक्सर इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में वर्णित किया। तो या तो आपसे बोल दे कि क्वेश्चन पूछ ले कि कन्नौज में जो शासन करने के लिए किनके किनके बीच लड़ाई हुई, तो ये भी उसका भी आंसर सेम होगा। और ये पूछ ले कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से लोग थे, तीनों पक्ष, तो वहाँ पे भी आप बताएंगे सेम चीज़। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए,
चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? चोल साम्राज्य में, तो चोल साम्राज्य में सभा में यहाँ पे जो सदस्य बनने के लिए आवश्यक जो शर्तें थी वो निम्नलिखित थी। पहला शर्त था यहाँ पे, सदस्य को उस भूमि का मालिक होना चाहिए जिससे भू राजस्व एकत्र किया गया था, मतलब जहाँ से राजस्व एकत्रित किया जा रहा था वो जो सदस्य है उसका मालिक होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे है, उसके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उसकी उम्र 35 से 170 के बीच में होनी चाहिए, यानी पहले के टाइम पे ज़्यादा उम्र के लोग रहते थे इसलिए इसको इतना ज़्यादा बढ़ा के रखा गया है। तो जो भी वहाँ पे सदस्य बनना चाहता था वो कम से कम 35 वर्ष का और ज़्यादा से ज़्यादा 170 वर्ष का होना चाहिए। उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें ईमानदार और प्रशासनिक मामलों में परंपरागत होना चाहिए। तो ये था चोल वंश में अगर सदस्य बनना चाहते थे आप समिति के, तो ये कुछ यहाँ पे शर्तें थी, इसको आप मानेंगे तभी आप उसके सदस्य बन सकते थे। अगला है, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर कौन थे? तो चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले प्रमुख नगर थे दो। पहला तो दिल्ली था, दूसरा अजमेर था। दिल्ली और अजमेर के आसपास ही उन्होंने राज किया। तो ये दो राज्य थे, दो नगर थे जिस पे चाहमानों ने सबसे पहले नियंत्रण किया, दिल्ली और अजमेर। अगला क्वेश्चन है पाँचवा, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? तो राष्ट्रकूटों के बारे में पूछा जा रहा है कि वो शक्तिशाली कैसे बने। तो राष्ट्रकूटों की शक्ति का उदय हुआ। पहला, राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे, यानी कि पहले वो चालुक्यों के अधीन थे। दूसरा पॉइंट, 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट दंतदुर्ग के प्रमुख ने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका और हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया जिसने उन्हें जन्म से एक नहीं होने पर भी क्षत्रिय की उपाधि दी, यानी कि जन्म से अगर वो क्षत्रिय नहीं है तो भी जो हिरण्य गर्भ नामक जो अनुष्ठान किया उससे वो क्षत्रिय मान लिया गया, उपाधि दी अपने आप को। अगला, जब उन्होंने शक्ति और धन प्राप्त किया तो उन्होंने अपने अधिपति से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़े, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश राजवंशों के साथ लड़े। आप सभी को पता है 3 वंश थे वहाँ पे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो पाल और जो गुर्जर प्रतिहार थे वो पहले लड़ रहे थे, उसमें ये अपना शक्ति दिखाने के लिए राष्ट्रकूट भी उसमें लड़ाई में कूद गए। इसी तरह वे सत्ता में आए। छठवां क्वेश्चन है, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? यानी कि नए राजवंश अगर आए तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बोल दे खड़ा हो कि मैं राजवंश हूँ तो उसको मान लिया जाए। तो उन्होंने स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कि लोगों का कि ये राजवंश है, उन्होंने कुछ किया होगा ना। तो ये बताया गया है यहाँ पे कि स्वीकृति प्राप्त करने के लिए नए राजवंशों ने नई उपाधि धारण की, हिरण्यमाला जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का प्रदर्शन किया जो उन्हें क्षत्रिय का हिस्सा बनाएंगे, अपने सैन्य कौशल का इस्तेमाल करेंगे और अपनी शक्ति और खुद के लिए वक्र राज्यों का सामना करने के लिए युद्ध में लगे रहें। तो उसमें से कुछ यहाँ पे काम थे जो यहाँ पे किए थे इन्होंने स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। पहला, नए राजवंश विशिष्ट क्षेत्रों में आधारित थे, जैसे कोई राजवंश किसी क्षेत्र से होते थे और मौजूदा राजा अक्सर उन्हें अपने अधीनस्थों या सामंतों के रूप में स्वीकार करते थे। किसी न किसी राजा के अंतर्गत आएंगे, किसी राज्य से होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो राजा अपने अधीन ही उनको मानेगा। दूसरा, उन्होंने खुद को महासमता, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित करने के लिए शक्ति और धन प्राप्त किया। उन्होंने अपने अधिपति से अपनी स्वतंत्रता का दावा किया, यानी कि ये बोला उन्होंने कि हम अपने इस राजा के अधीन अब नहीं हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की मदद से खुद को क्षत्रिय घोषित करने के लिए अनुष्ठान किए। इस तरीके से उन्होंने नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल की। अगला है, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तमिल क्षेत्र की बात हो रही है, तो तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का विकास इस तरीके से हुआ। पहला, कुछ क्षेत्रों में कुएं खोदे गए और वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए टैंकों का निर्माण किया गया। दूसरा, कावेरी नदी के पानी से कृषि के लिए आवश्यक नमी मिलती है। तीसरा पॉइंट है, कुछ क्षेत्रों के कुओं को खोदा गया और कुछ स्थानों पर वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल टैंकों का निर्माण किया गया। अगला पॉइंट है, बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए, यानी कि तटों पे बांध टाइप का बनाया गया जिससे पानी आगे ना बढ़ सके। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। खेतों में सिंचाई करने वाले चैनलों में एक टैंक से पानी के बहिर्वाह को विनियमित करने के लिए जलमार्ग बनाए गए, यानी जैसे पानी आ जा सके सही से। तो इस तरीके से तमिल क्षेत्र का विकास किया गया सिंचाई का। चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? चोल मंदिर अक्सर बस्ती के नाभिक
बन जाते थे, यानी कि जो भी बीच में रहते थे वो, जो उनके चारों ओर बढ़ते थे। मंदिर कांस्य से चित्र बनाने जैसे शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिरों को भूमि शासकों के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा भी संपन्न किया गया था। तीसरा पॉइंट है, इस भूमि की उपज उन सभी विशेषज्ञों को बनाए रखने के लिए चली गई जो मंदिरों के काम करते थे उसमें, और बहुत बार इसके पास रहते थे, जैसे पुजारी, माला बनाने वाले, रसोइयाँ, सफाई कर्मी, संगीतकार, नर्तक आदि। दूसरे शब्दों में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। और अगला पॉइंट है, वे न केवल पूजा स्थल थे बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। यही आपको बताया गया अभी। तो चोल मंदिरों अक्सर जो थे उनकी गतिविधियाँ ये सारी थी कि वहाँ पे ये सारे काम होते थे। अब यहाँ पे देखेंगे जो मानचित्र आपको दिखाया गया, मानचित्र 1, उसको दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं कोई पुराना राजशाही वहाँ पे रहती थी या नहीं रहती थी। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है, जैसे मानचित्र का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जिस राज्य में हम रहते हैं वहाँ इंद्रप्रस्थ नामक राजशाही स्थापित थी, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राजशाही और वर्तमान प्रांत का नाम इस प्रकार है। जो भी आप राज्य में रहते हों उसके हिसाब से यहाँ पे अपना सही कर लीजिएगा। दिल्ली का है तो दिल्ली का यहाँ पे बताया गया है, पहले इंद्रप्रस्थ था वो नाम। तो पहले यहाँ पे देखेंगे ये उस टाइम का नाम था और प्रेजेंट नाम इस साइड दिया गया है। तो गुर्जर प्रतिहार जो थे वो गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश में रहते थे। पाल राजवंश था वो बंगाल में रहता था, जान ही रहे हैं आप, बंगाल और बिहार से कुछ क्षेत्र। उत्कल जो थे वो उड़ीसा में रहते थे। पूर्वी चालुक्य जो थे वो आंध्र प्रदेश में थे। राष्ट्रकूट जो थे वो महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में थे। चोलों का तो अभी बताया तमिलनाडु में। चेर जो थे वो केरल में थे। पांड्या जो थे दक्षिण तमिलनाडु में थे। तो ये कुछ राज्य थे पहले के राजशाही, और प्रेजेंट में वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये दिखाया गया। 10वां क्वेश्चन देखिए, जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे। उत्तर मेरूर का चुनाव उस समय के बारे में बताया गया और आज का जो चुनाव होता है उससे किस तरह से अलग थे ये आपको बताना है। तो उत्तर मेरूर के चुनाव की प्रणाली वर्तमान समय के पंचायती चुनाव से काफ़ी भिन्न थी। उत्तर मेरूर की जो चुनाव प्रणाली थी वो इस तरह थी। उत्तर मेरूर चुनाव में समिति के सदस्य के लिए पात्र व्यक्तियों के नाम ताड़ के पत्तों के टिकट पर लिखे गए थे। टिकट एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिए जाते थे। इसके बाद एक युवक लड़के को प्रत्येक समिति के लिए एक एक करके टिकट निकालने को कहा जाता था। समझ रहे हैं, इस तरीके से होता था। और आजकल का जो चुनाव प्रणाली हो तो आप सभी को पता है। वर्तमान समय में पंचायत सदस्यों का चुनाव एक चिन्ह के साथ चुना जाता है। सभी जो होते हैं प्रतिनिधि उनका एक चुनाव चिन्ह होता है जिसे उन्हें मतपत्र कहा जाता है। मतदाता ने अपनी पसंद पर एक मुहर लगाई जाती है और उसे मतपेटी में डाल दिया जाता है। मतदान पूरा होने के बाद वोटों की गिनती की जाती है और प्राप्त मतों की अधिकतम संख्या के आधार पर जो ज़्यादा पाता है उसी को विजेता घोषित किया जाता है। ये क्वेश्चन हो गया। अभी 11वां प्रश्न देखिए। बहुत से ऐसे प्रश्न देखेंगे ना आप, बहुत से जगहों पे आपसे कह दिया जाएगा छात्र स्वयं से करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग पढ़ा रहे हैं किसी को तो सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने चाहिए, भले ही छात्र उसको अपने भाषा में लिख सके। बता दीजिए कैसे उसको लिखना है। 11वां प्रश्न है, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूद मंदिर की तुलना करें और जो समानताएं या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताइए। तो आप ये अपने अनुसार तो करेंगे ही करेंगे जो आपके आसपास मंदिर, लेकिन यहाँ पे आपको बताना तो पड़ेगा मुझे ना कि किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, असमानताएं इस अध्याय में दिखलाए गए यानी कि किस तरीके से भिन्न है वो मंदिर जो इस चैप्टर में दिखाए गए और हमारे आसपास के। असमानताएं हैं, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिर द्रविड़ शैली के स्थापत्य कला द्वारा निर्मित हैं, लेकिन वर्तमान में अधिकांश मंदिर बेसर शैली स्थापना कला द्वारा निर्मित होते हैं। दो शैलियां हैं भारत में, एक द्रविड़ शैली है और एक बेसर शैली है। तो ज़्यादातर जो मंदिर हैं जो दक्षिण भारत की तरफ है वो द्रविड़ शैली में बनाई गई हैं। उत्तर भारत की लगभग मंदिरें जो हैं ज़्यादातर वो बेसर शैली में बनाई जाती हैं। तो बेसर शैली में द्रविड़ और नागर शैली सम्मिश्रित होता है। नागर शैली जो है पुराने टाइम पे जब द्रविड़ शैली थी साउथ के क्षेत्र में, तो आपका उत्तर भारत में नागर शैली थी, लेकिन अब देखेंगे कि बेसर शैली आ गया जो आपका द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों को मिला के नई शैली बनी है, उसको यहाँ पे दिखाया गया, सब मिश्रण होता है उसका। समानताओं की बात अगर करें तो इन दोनों मंदिरों में समानता यह है कि दोनों मंदिरों में गर्भगृह में ही मूर्ति स्थित होती है, यानी कि द्रविड़ शैली में भी गर्भगृह में ही मंदिर के जो सबसे अंदर का क्षेत्र कमरा होता है उसमें मूर्ति रखी जाती है,
और जो अभी आपका बेसर शैली है इसमें भी गर्भगृह में ही मूर्ति रखी जाती है। तो ये समानताएं और असमानताएं आपको दिखा दी गई। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नगद के रूप में है, वस्तु के रूप में है या श्रम सेवाओं के रूप में, आप बताइए। तो प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है कि कुछ तरीके की जो टैक्सेस हैं वो लिए जाते हैं, कर लिए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका संपत्ति कर, इनकम का जो टैक्स लगता है, रोड टैक्स, सर्विस टैक्स, होम टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स यानी मनोरंजन कर, वाटर टैक्स यानी कि जल कर, बिक्री कर। तो ये सारी जो आज प्रेजेंट टाइम में है ये सभी क्या है, नगद रूप में होती हैं, पैसे के रूप में होती हैं, ना कि ये आपके किसी वस्तु के रूप में आप दे सकते हैं, ना तो इनको श्रम के रूप में ये दिया जा सकता है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आज का क्लास कंप्लीट। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, सारे क्वेश्चन याद हुए हों, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग हर दिन देखना चाहते हैं तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। बिल्कुल फ्री हैं ये सारी चीज़ें, जिससे आपको 100% मैं बता दूँ लाभ ज़रूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे और जय माता दी।